नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन की अगर हम बात करें तो दिन भर की ऐसी खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। बात सिर्फ सुर्खियों तक ही नहीं सीमित है, कई देश में उथल पुथल की कंडीशन है और वायरल हम टेलीविज़न के लोगों के लिए, हम सोशल मीडिया के लोगों के लिए वायरल सिर्फ वायरल सेंटेंस ही नहीं सिमट के रह गया है। आप सोचिए कि किसी के जीने मरने तक की कंडीशन है, किसी की सांस ऊपर नीचे फूल रही है, किसी को लगता है कि बगल में कोई हथौड़ा चला तो उसे समझ में ये आता है कहीं बम तो नहीं गिर गया। इन तमाम डरों के बावजूद जब पाकिस्तान भगा यूएन के पास और यूएन ने साफ जवाब दिया कि आप तो आतंकी गतिविधि में लिप्त हैं, आपके द्वारा संचालित किए हुए असलहे और आप द्वारा संचालित वो शख्स जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, वो अमन चैन की जो नींद सो रहे थे, जहां लोग भूल गए थे कि यहाँ पर आतंकी घटना नहीं घट सकती है, वहाँ का माहौल बिगाड़ा है। तो आपका ये अपना मैटर है, अपने लेवल पे समझिए। जब सिंधु समझौते को लेकर के बात करता है पाकिस्तान यूएन में, वहाँ भी वो दो मुंह की अपनी पटकनी खाता है, उसे वहाँ लताड़ लगती है कि ये आपका द्विपक्षीय मामला है, इस पर हम नहीं बोल सकते हैं। आप खुद समझिए, क्योंकि आपने शांति विराम का उल्लंघन किया है। बहुत ऐसे डांट फटकार के बाद उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। उधर से बलूचिस्तान भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान भी लगातार अपनी आज़ादी का मांग कर रहा है। क्या आपको पता है बलूचिस्तान 1 साल के लिए आज़ाद हुआ था। उस कुछ महीनों की आज़ादी में विघ्न डालने वाला पाकिस्तान उस पर कब्जा करता है और उसे अपना बनाने की कोशिश करता है। तब से लेकर अभी तक वो लगातार अपनी आज़ादी का मांग कर रहा है और इस समय उसको पाकिस्तान को परेशान करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि लगातार जो बलूचिस्तान के सैनिक मारे गए थे, उन सैनिकों का बदला लेने के लिए बलूचिस्तान भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हिम्मत के साथ लड़ रहा है। इतना ही नहीं, बीएलए सैनिकों ने सीधे सीधे चीन को धमकी दे दी है कि अगर आंख उठा के देखा तो अब नुकसान होगा। मतलब आप समझिए कि बलूचिस्तान धमकी दे रहा है चीन को कि पाक की तो हम ऐसी तैसी करेंगे ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो सुबह से लेकर के अभी तक ऊहापोह की स्थिति में हैं। पाकिस्तान को जब ये समझ में आया कि योगी फौज मेरे लिए काफ़ी है, फाइटर प्लेन देख लिया, जगुआर देख लिया और तमाम ऐसे जहाज़ों का रात का प्रदर्शन उसने देख लिया, तो उसे नींद रात में नहीं आ रही थी। सोचा कि कहीं ये लड़ाई की तैयारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो ट्रायल था। ट्रायल शब्द अपने आप में अब समझिए कि उससे पड़ोसी देश की अगर नींद उड़ सकती है, वो फिर क्या कर सकता है। आनन फानन में कुछ किलोमीटर की रेंज की मिसाइल का वो परीक्षण करके ये दिखाना चाहता कि हम तो साहब तैयार हैं। लेकिन दिल से पूछिए तो तैयारी की बात छोड़िए, पाकिस्तान की धुकधुकी जमे हुई है। रही बात इंटरनल पूर्व पीएम की, तो उनके साथ जेल में जो कुकर्म होता है वो हम नहीं कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट बता रही है। एक हमारे यहाँ कहावत है, उस कहावत का तो हम पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुकर्म इनका हुआ है भाई साहब का, इस कुकर्म को आप यही कहिए कि जो अपनी इज्जत नहीं बचा पाए वो अपना देश क्या बचाने की राजनीति करेंगे। जो बंकर में छुपे हैं अभी से, वो देश क्या बचाएंगे। जिनको सिर्फ अपनी सत्ता की लालच है, वो पूरे पाकिस्तान को गरीबी मुल्क में झेल रहे हैं, मुल्क का एक गरीबी मुल्क का पैमाना खींच रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अनाज बचा के रखिए, आपके सामने कुछ भी हो सकता है। साहब, उनको अनाज आपने दिया कहाँ कि वो बचा के रखें? ये जवाब पाकिस्तान के नागरिक पूछ रहे हैं। बहुत सारी खबरों के साथ
हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जो कभी सीमा हैदर की हुआ करती थी वो सीमा सचिन मीणा की हुई हैं। सचिन मीणा के घर में भी कोई कूदकर सीमा का अपहरण करना चाहता है। वो रावण है कौन, कहाँ से आया, उसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। कुछ हत्याएं भी हुई हैं, उस हत्याओं के पीछे क्या राज है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। पूरे इंडस्ट्री की भी कहानी हम सुनाएंगे। इंडस्ट्री कैसा, गोला बारूद का भी हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री भी हो सकता है, और अश्लील वीडियो से रिलेटेड भी अपडेट की भी इंडस्ट्री हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खबरें सुर्खियों में दौड़ रही हैं, वो सारा अपडेट हम आपको बताएंगे। बन रहिए हमारे साथ। बीएलए की हुंकार, आप इतना समझिए कि पाकिस्तान को सीधा धमकी, पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सीधी धमकी कि जो लगातार कुछ दशकों से अपने आप की आज़ादी का मांग कर रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए आज़ाद होने के बाद फिर से अगर उस पे ऊपर कोई कब्जा कर लेता है और प्रताड़ना करता है तो उस प्रताड़ना का सहनशीलता कब तक बर्दाश्त करेगा। अब वो सहनशीलता का बांध टूट चुका है। बलूचिस्तान के सैनिक जो हैं अब वो पाकिस्तानी सैनिकों के मारना शुरू कर दिए हैं। कुछ सैनिकों के कपड़े उतरवा भी लिए हैं, पतलून भी उतरवा लिए हैं। अब पाकिस्तान के दुर्दशा के दिन बलूचिस्तान सैनिकों के माध्यम से ही शुरू हो गया है। भारत की तो बात ही छोड़िए। देखिए रिपोर्ट, फिर समझ में आएगा पूरी कहानी है क्या। पाकिस्तान को डर, भारत करेगा आक्रमण, जंग की आहट, पीओके में अलर्ट, भारतीय सेना का खौफ, पीओके में मदरसों पर लॉक, पाक सरकार का निर्देश, राशन जमा करने के आदेश। जिस दिन आतंकियों ने पहलगाम घाटी को 26 निर्दोष लोगों के खून से लाल किया, उसी दिन से पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं की उल्टी गिनती भारत में शुरू हो गई। भारत सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए तो 1000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर की नींद उड़ गई। पाकिस्तान के वजीर आजम को हमले का डर सताने लगा। पाकिस्तान में भारत को लेकर भौखलाहट साफ दिख रही है। पाकिस्तानी जनरलों को इस समय सुबह और शाम सिर्फ भारत के आक्रमण का डर सता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को अनाज का स्टॉक करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में रह रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर इस कदर सता रहा है कि इस बात से साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1000 से ज्यादा मदरसे कई दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहां के अधिकारियों ने शुक्रवार को इस मदरसे को बंद करने की घोषणा की। भारत ये दावा करता रहा है कि इन संस्थानों का इस्तेमाल आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने के रूप में किया जा रहा है। ऐसे में पीओके के लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। पीओके के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन एलओसी के साथ पीओके के क्षेत्रों में कुछ हमले जरूर करेगा, क्योंकि 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के कमांडो की टीमों ने पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों में छिपे आतंकवादियों को खत्म कर दिया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान को कुछ इसी तरह के हमले का खौफ है। जब जंग होगी तो इंशाल्लाह हम अपनी फैमिली सेव कर लेंगे। बैंकर हमने बनाए हुए हैं, इसमें सेव हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, हम फौज के साथ हैं, तो हमारी फैमिलियाँ यहाँ सेव हो जाती हैं। हम थोड़ा सा ये जो चादरों वाले मकान हैं इनमें हम सेव नहीं होते। शेलिंग जब होती है फिर इन दीवारों में घुस जाते हैं। तो मोर्चे का ये है कि हम इसमें घुस जाते हैं, शेलिंग वगैरह इसमें नहीं आती। बच्चे सेव हो जाते हैं, हमारी फैमिलियाँ सेव हो जाती हैं। पहल हम नहीं करेंगे। अगर पहल वो करता है तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की धरती पे किसी किस्म का कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। हम कभी जाने वाले नहीं हूँ, इधर ही रहने वाले हूँ। हमें थोड़े बहुत कोई बंकर चाहिए, हमारे बच्चे हैं इधर, बच्चों की हिफाजत के लिए हम शाना पेशाना पाक फौज के साथ हूँ।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके के पीएम चौधरी अनवर उल हक ने विधानसभा में कहा, नियंत्रण रेखा के पास स्थित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 महीने के लिए खाद्य आपूर्ति का भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में अनाज, दवाइयां और अन्य सभी बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ रुपए का आपातकालीन कोष भी बनाया गया है। चौधरी अनवर उल हक का ये बयान भारत के अटैक डर को साफ दिखा रहा है। कहीं न कहीं पाकिस्तान परेशान है कि कहीं भारत एक बार फिर 2026 की तरह घर में घुसकर वार न कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है, साथ ही कसम खाई है कि पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के लिए उन्हें जवाब दिया जाएगा। निर्दोष हिंदुओं का कत्ल करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। बस पीएम मोदी की यही चेतावनी पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही है और उसका असर अब पीओके के इलाकों में साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पाकिस्तान यूएन में गया, गिड़गिड़ाया, सब कुछ किया, उसे कोई राहत नहीं। अब राहत नहीं मिली कि मतलब आप ये समझिए, सिंधु जल समझौता का उसने राग अलापा, वहाँ उसे लताड़ मिली कि साहब ये आपका द्विपक्षीय मामला, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप दोनों लोग मिल करके इस समझौते में द्विपक्षीय शब्द जोड़ दिया है, वो हमारी क्राइटेरिया से बाहर है। पानी का अधिकार मांगने जाते हैं तब भी इनको लताड़ लगती है कि साहब ये आपका द्विपक्षीय मामला है, आपने जो समझौता किया वो हमसे पूछ कर नहीं किया है। आपका जो समझौता है वो आपसी समझौता है, उसमें हमारे जैसे प्रधान की भूमिका की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद समझिए, आप तब कहाँ थे जब शांति की नींद सो रहा कश्मीर को आपने जगा दिया। जगाया ही नहीं, आपने झकझोर दिया है। झकझोरी हुई नींद से जगा आदमी कितना क्रोधित होता है, ये चीज़ पाकिस्तान के समझ में अब आया है जब उसे लताड़ लगी है, वो भी यूएन से। बैकफुट होने के बाद पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान अब न इधर की सोच पा रहा है, न उधर की सोच पा रहा है, न ही अपने सैनिकों की एक मोटी सिफारिश जो है उसकी भी वो सुनने में अब नाकाबिल उसको साबित होना पड़ रहा है कि आप नाकाबिल हो चुके हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। टेरर से तगड़ी फाइट, आतंकिस्तान की आखिरी नाइट। Any attempt to stop or divert the natural flow of water that rightfully belongs to Pakistan in accordance with the provisions of this treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. हिंदुस्तान का पानी प्रहार, यूएन तक चीख पुकार। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके
भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत की सिंधु स्ट्राइक, पाकिस्तान की हवा टाइट। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है, योगी फोर्स कुछ घंटों पहले फाइटर जेट का जो आपने प्रदर्शन देखा, इस प्रदर्शन से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और आनन फानन में पाकिस्तान ने एक कुछ किलोमीटर की वार करने का एक मिसाइल का परीक्षण करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है। फिर उधर उसको यूएन से झटका मिलता है, फिर इधर इसका ये भी प्लान फेल हो जाता है जब देखता है कि मेरे फाइटर्स जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं इंडिया के फाइटर्स के आगे। लगातार गिदड़ धमकियों के बाद वो ऊपर से अपने आप को कठोर बन रहा है, लेकिन बंकर में छुपा मुनीर अपनी सेना के सामने निकल के नहीं आ रहा है, इतना डरा है। सत्ता की लालच का सपना देख रहा मुनीर आखिर कब तक पाकिस्तानियों को जंग में झेलने की लालसा देता रहेगा, और खुद तो बंकर में बैठा है और अनाज बचाने की सलाह दे रहा है। देखिए और समझिए ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ है पूरे पाकिस्तान की स्टोरी। योगी फोर्स की स्ट्राइक, बॉर्डर पर एक्शन टाइट, पीले पंजे की दहाड़, कब्जेदारों पर वार, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध मदरसों का ध्वस्तीकरण, मदरसों पर चला पीला पंजा, नो हिंसा नो दंगा, अवैध मस्जिद हो या मजार, सब पर ताबड़तोड़ वार। एक तरफ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर भारतीय सेना का एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ यूपी नेपाल सीमा पर योगी फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। सीमा से सटे कई जिलों में यूपी प्रशासन अवैध मदरसों को ध्वस्त कर उन्हें मिट्टी में मिला रहा है। कहीं बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है, तो कई जिलों में अवैध निर्माणों को सील किया गया है। अक्सर भारत और नेपाल की सीमा पर आईएसआई और आतंकी संगठनों द्वारा अतिक्रमण करने के आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि आईएसआई भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए यूपी नेपाल की खुली सीमा का इस्तेमाल करता है। भारत और नेपाल के बीच का ओपन बॉर्डर एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। यही वजह है कि सीएम योगी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है, ताकि सीमा पर अवैध मदरसों की आड़ में आतंकियों के मददगारों की कमर को तोड़ा जा सके। यूपी नेपाल बॉर्डर पर 6 से ज्यादा जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित मदरसों पर प्रशासन की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महराजगंज में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है। आज सिद्धार्थनगर में सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में 2 मदरसों को पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। जुगड़ी हवा और पीपरा गांव में ये कार्रवाई की गई। दोनों ही मदरसे
सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बनाए गए थे, जिसको नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो योगी प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सिद्धार्थनगर में इन 2 मदरसों पर कार्रवाई तो महज शुरुआत है, क्योंकि पूरे जिले में करीब 625 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही कार्रवाई कर जमीन दोज किया जाएगा। हमारे 2 तहसील इंडो नेपाल बॉर्डर में पड़ती है, नवगढ़ और शौरतगढ़। दोनों तहसील मिलकर हम लोगों ने 625 के आसपास हम लोगों ने अतिक्रमण चिन्हित किया। उस चिन्हीकरण का क्रम पे पिछले 10 महीना में लगभग 117 अवैध अतिक्रमण हम लोगों ने अस्थायी और स्थायी दोनों मिलकर 117 के आसपास हम लोगों ने हटाया। और जो अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई धारा 67 के तहत तहसीलदार का सर से कार्रवाई शुरू की गई और सबको नोटिस भी प्राप्त मिला और उसका सुनवाई करते हुए हम आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। इसमें अवैध अतिक्रमण किसी भी रूप में रहेगा तो फिर अवैध अतिक्रमण तो अवैध अतिक्रमण ही है, तो फिर हम सबको नोटिस दिया है और विशेष रूप से जितना भी ऐसे अतिक्रमण स्थायी रूप से सबको हम लोग ने चिन्हित करके नोटिस सबको प्राप्त किया गया। उसके क्रम पे सुनवाई करते हुए फिर कार्रवाई हम लोग अवश्य करेंगे। वहीं बहराइच में 384 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, इनमें से 143 को हटा दिया गया है और 6 मदरसे सील किए गए हैं। इसके अलावा श्रावस्ती में 53 मदरसों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें सील किया गया है। साथ ही 151 अवैध निर्माणों पर बेदखली की कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती जनपद में लगातार मदरसों पर कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। कल शाम तक 53 मदरसों को सील किया गया था। लगातार जब टीम पूछती है तो मदरसा संचालक न कोई पेपर दिखा पा रहे हैं और न सही तरीके से अपना जवाब दे पा रहे हैं। ऐसे में लगातार मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते इंडो नेपाल सीमा के श्रावस्ती जनपद में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 153 कार्रवाई की गई है, जहाँ पर जमीन अतिक्रमण था वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर समेत कमला तहसील, फिरगा तहसील और इकौरा तहसील में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 53 मदरसों पर कार्य लग गए हैं। लगातार इस कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और यह कार्रवाई अभी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं इंडो नेपाल सीमा पर मदरसों में कोई ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही है या कोई घुसपैठिए कोई यहाँ पर नहीं पनप रहे हैं, जिसको लेकर लगातार मदरसों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पीलीभीत में 7 अवैध मदरसे और 77 अवैध धार्मिक स्थल मिले हैं, जिन पर प्रशासन की पैनी नजर है। वहीं महराजगंज में बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। यहाँ भी 34 अवैध मदरसे और धार्मिक स्थल मिले हैं, जिनमें से 2 ध्वस्त किए गए हैं और बचे हुए पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा की 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमण को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बंकर में छुपा हो शासक और लोगों को सलाह दे रहा हो तो उसकी सलाह मानेगा कौन? अपने बच्चों को विदेश भेज देने वाला और खुद अपने आप को सेफ जोन में जाने वाला, क्या आपने उसको यही अमन चैन की एक परिभाषा खींची थी उसके लिए? क्या आपने यही अमन चैन का शब्द उनके कान में फूंका था कि आज आप खुद चैन की नींद के लिए बंकर का सहारा ले रहे हो और पूरे पाकिस्तान को जंग के मुंह में ढकेल दिया आपने? और आप पाकिस्तान को ये कह रहे हो कि अनाज का स्टॉक रख लीजिए, आप कभी भी कुछ हो सकता है। आपने ऐसा माहौल दिया कि पाकिस्तानी सहमे हुए हैं और आप बंकर में चैन की नींद सो रहे हैं। समझिए इस मुनीर की चालबाजी, फिर पाकिस्तानियों के समझ में आएगा कि मुनीर उन्हें कहाँ झोंक रहा है। बलूचों का संग्राम, पाक फौज को आखिरी पैगाम। बलूचों की सीपेक पर चीन पाक को खरी खरी। अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहे पाक चीन आर्मी। बलोचों का ऐलान, आधा होगा पाकिस्तान। बलोचों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है।
बलूचिस्तान में जाफर ट्रेन के हाईजैक के बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने चीन पाकिस्तान को साफ कह दिया है, अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहें। यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मुनीर की सेना और चीन को पहली फुर्सत में निकलने की सीधी धमकी दे डाली है। बीएलए ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट को बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा करार दिया है। उसने चीन के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी है। इस बीच अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन अपनी सेना को बलूचिस्तान में तैनात करने जा रहा है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की नाराजगी यही नहीं रुकी। बलूचों ने साफ साफ पोस्टर लहराए कि पाकिस्तान का नहीं है बलूचिस्तान। बलूचों को मुनीर सेना का बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। बेखौफ बलूचों की इस हिमाकत से लगता है कि पाकिस्तान टूट की कगार पर है। इस बीच ये भी खबर लगी कि बीएलए लश्कर के आतंकियों को मार रहा है। बलूच स्नाइपर ने लश्कर आतंकियों को निशाना बनाया है जो पाक सैनिकों के लिए रसद ले जा रहे थे। यानी एक तरफ पाकिस्तानी सेना और दूसरी तरफ लश्कर, दोनों ही बलूचों का निशाना है। कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सबसे बड़ा सिरदर्द है। बलूच विद्रोहियों सुरक्षा बलों में लगातार मुठभेड़ हो रही है। आए दिन वहां गोलीबारी और विस्फोट की आवाज गूंज रही है। बलूच विद्रोहियों ने कई पाक सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। बताया गया कि कलात के मंगोचर शहर को बलोचों ने आजाद करा लिया है। खबर यह भी कि भारत के आक्रामक रुख से बलूचों में खुशी है। बलूचिस्तान की आजादी की उम्मीद को नई उड़ान मिली है, लिहाजा आजाद बलूचिस्तान के लिए सिक्कों का डिजाइन तैयार किया गया है। सिक्कों में आजाद बलूचिस्तान का नक्शा और झंडा दिखाया गया है। सिक्कों पर अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात करते हैं सीमा की। जी हाँ, सीमा वही ग्रेटर नोएडा की। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे कौन सीमा, ग्रेटर नोएडा की कौन सीमा। सीमा वही जिसके नाम के आगे हैदर जुड़ा हुआ है। उनके वकील साहब एक किसी मीडिया कर्मी को इतना तेज डांटे जैसे लगा उनकी बहू है। उनकी बहू का किसी ने नाम बिगाड़ दिया। माफ़ करिएगा वकील साहब, ये मुझे यूज करने में ज़रा सा शर्म नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि जिस पैरवी से आप किसी को बचा रहे हो, जिसके पास कोई बचने के चांस नहीं है, उसे आप मेडिकल रिलीज पे बचाना चाहते हो, उसे आप जो सहारा देना चाह रहे हो, उसका आप नाम मिटाना चाह रहे हो, हैदर का नाम उससे नहीं मिट सकता। इसलिए नहीं मिट सकता कि जब तक आप उसे इंडियन का सर्टिफिकेट नहीं दिलवा सकते हैं तब तक नहीं मिट सकता। क्योंकि पहली शादी का तब तक जिक्र होगा जब तक आप इसे पहली शादी का सेंटेंस उसके जीवन से आप मिटा दोगे। तब आपकी वकालत का कारनामा और वकालत की हैसियत समझ में आएगी जब आप सीमा को मीणा के नाम से जानने पे उसे एक पहचान दिला लोगे। लेकिन जी नहीं, आपकी उस समय की तिलमिलाहट बचा रही है कि आप फेल हो रहे हैं, आपके कागजात फेल हो रहे हैं, आपकी जांच एजेंसियां जो जिस तरीके से जांच कर रही है उसके हिसाब से आप फेल हो रहे हैं। मैं अभी आधार पर और आने वाले समय का क्या होगा उसकी बात के आधार पर नहीं बात कर रहा हूं। आज की जो स्थिति है मैं उस पर बात कर रहा हूं। आपको जो चैलेंज आप एक पत्रकार को दे रहे हो, कोर्ट में दे करके आपके पास साल भर से ज़्यादा का समय था, आप करा लिए होते। लेकिन जी नहीं, वहाँ आपकी चालबाजी काम नहीं आई, वहाँ आपकी चालाकी काम नहीं आई, वहाँ आपकी वकालत काम नहीं आई। आप एक पैरोकार के रूप में जो भूमिका निभा रहे हो, उस पैरोकार की भूमिका में किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी के ऊपर
एक पहचान की मर्यादा के लिए जोर डालना, ये कहीं के किसी वाइलाज में नहीं लिखा है। उसकी पहली शादी की प्राथमिकता, उसकी पहचान आप मिटा सकते हो वाइलाज में, तो उसको पहले मिटाने की आप कोशिश करिए, फिर किसी पत्रकार पर आप धमकी दीजिएगा। उसी का नतीजा है कि कोई रावण बनकर आज सीमा के घर में घुसा है। समझिए आप कितने लोगों को रोकेंगे, कितने लोगों के क्राइम की कुंडली पर आप खुद वकालत करेंगे। समझिए आप सीमा के घर में वो घुसने वाला कौन है, किस मंशा से घुसा। पूरी कहानी देखिए, फिर आपके समझ में आएगा कि वो था कौन, उसकी जो एक सोच थी वो कितनी घृणित थी। किसी के घर में कूदना, ऐसे हत्या करने की साजिश भी हो सकती है, चोरी का इरादा भी हो सकता है, लेकिन गुजरात से आया शख्स अगर आके नोएडा में किसी के घर में घुस रहा है तो इसकी मानसिकता ही कुछ और होती है। रिपोर्ट देखिए। कभी भी आएगा ऑर्डर, पाकिस्तान जाएगी सीमा हैदर। नहीं चलेगा कोई बहाना, पाकिस्तान तो है जाना। सीमा ने देखा डरावना सपना, भारत हो रहा बेगाना। सीमा गिन रही एक एक दिन, अब क्या करेगा सचिन। सीमा के लिए बुरी खबर, पाकिस्तान जाने से लग रहा डर। पाकिस्तान जाने का नंबर आया, सीमा को रोना आया। चंदौली में 8 राउंड की फायरिंग, बस मालिक की गोली मारकर हत्या। एक सुनने में आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि डेली आप हत्या जैसे शब्दों को आप सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये हत्या कोई मामूली नहीं है। इसमें पैरवी करने वाला भी राजनीतिक है, गोली खाने वाला भी राजनीतिक है। इस राजनीतिक द्वेष में ये मामला जा किधर रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट में, फिर आप इस पे निष्कर्ष निकालिएगा। चंदौली में 8 राउंड फायरिंग, बेखौफ बदमाशों ने मचाया तांडव। बस मालिक की गोली मारकर हत्या, जबड़े सिर में लगी गोली। गैंगस्टर समेत 5 मुकदमे दर्ज थे। चंदौली का धानापुर कस्बा, जहां पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला। शाम का वक्त था और बस मालिक राजकुमार यादव अपनी बसों का किराया वसूल करने के लिए चौराहे पर पहुंचते हैं। इसी बीच नकाबपोश बदमाश भी आते हैं और एक के बाद एक गोलियां राजकुमार यादव उर्फ मुट्टन पर बरसाने लगते हैं। बदमाशों ने करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से मुट्टन यादव की मौके पर मौत हो गई। इतना ही नहीं, बदमाश असलहा लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। बस मालिक की हत्या, इलाके में दहशत। जिस वक्त बदमाश गोलियां बरसा रहे थे, इलाकाई लोग दहशत में थे। ना तो किसी को कुछ समझ आ रहा था और ना ही कोई कुछ सोच पा रहा था। डरे सहमे लोग एक कोने में खड़े थे। कहा यह भी जा रहा था कि आम लोगों की क्या बिता, जब पुलिस का इन बदमाशों को कोई खौफ नहीं। मुट्टन के शव को सड़क पर रख लगाया जाम। फायरिंग की खबर जैसे ही पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी तो भीड़ ने रोक दी। वजह थी पुलिस की उदासीनता। लोगों का कहना था कि जिस वक्त बेखौफ बदमाश गोलियां बरसा रहे थे तो पुलिस कहां थी। वहां पर मौजूद लोगों ने शव को गाड़ी में रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस ने किसी तरह से आक्रोशित भीड़ को समझाया बुझाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुरानी रंजिश में की गई मुट्टन की हत्या। मरने वाले मुट्टन यादव पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। उसी में से एक था 7 साल पहले की हत्या का मामला। साल 2019 में मुट्टन ने गांव के ही राजन सिंह को धानापुर चौराहे पर गोली मार दी।
और राजन के भाई गोपाल सिंह को भी गोली लगी, जिससे गोपाल घायल हो गया था। राजन की हत्या के मामले में मुट्टन और उसके परिवार के लोगों को जेल भी जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद मुट्टन अपना बस संचालन का बिजनेस करने लगा। हाल ही में जेल से हुआ था रिहा। बता दें कि इलाके में मृतक मुट्टन यादव की हत्या का वर्चस्व की जंग और बदले की आग से जोड़कर देखा जा रहा है। मुट्टन यादव हाल ही में जेल से वापस लौटा था। पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोल रखी। पिछले साल अपनी एसयूवी में अवैध असलहों के साथ भी पकड़ा गया। हालांकि परिवार गांव में काफी लोकप्रिय है। पिछले लगभग 3 दशक से प्रधान पद पर परिवार का कब्जा है। मृतक का बेटा भी हिस्ट्री शीटर है। क्या मामला हुआ है? मामला हमारा भाई बस चलती थी, वहाँ बैठा था, कुछ लोग आए और समस्या है कि एकाएक गोली मार दिए। हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए राजकुमार यादव, मुट्टू यादव, उदय नारायण यादव और सनाफ राम कृष्ण यादव, हम लोगों का नाम है दोनों भाई का। दोनों भाई के नाम से 7 महीना से सुरक्षा में पीएसी लगी थी। पीएसी हटवा के हम लोगों को मरवाया गया हमारे भाई को। 10 दिन पहले, 1 महीना पहले विनीत सिंह की चप्पल पहन के अपराधी घूम रहा था। कप्तान साहब को भी फोटो भेजा गया और थानापुर इंस्पेक्टर को भेजा गया। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि हम वहाँ जाके उसको नहीं पकड़ सकते हैं। किस बात के लिए पीएसी लगी थी? पीएसी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए लगी थी। सुरक्षा के लिए हत्या की शंका थी, हम मांगे थे। अनिश्चित काल के लिए हमारे यहाँ पीएसी लगी थी, कप्तान साहब लगवाए थे। परिवार और मुट्टन की हटा दी गई थी सुरक्षा। मृतक के भाई और ग्राम प्रधान उदय नारायण यादव ने बताया कि पास के ही गांव के लोगों से उनके परिवार की रंजिश थी, जिसके चलते ये वारदात अंजाम दी गई। उन्होंने पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके परिवार को 7 महीने से कोर्ट से सुरक्षा मिली थी। पीएसी बल की तैनाती की गई, लेकिन सुरक्षा हटाकर ये हत्या करवाई गई। उन्होंने विनीत सिंह पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये घटना लगभग शाम 4 से 4:15 के बीच की है, जिसमें एक व्यक्ति है मुट्टन यादव, रायपुर के ही हैं। कुछ अपने काम से यहाँ पे आए थे। जो लोगों से जानकारी प्राप्त की गई और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, तो इन पे पता चला है कि फायरिंग हुई है। इनको कुछ राउंड्स, जो बुलेट इंजरीज हैं वो हैं, और इनकी मौके पे ही इनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद में शव को घर ले जाया गया, बाद में अभी हॉस्पिटल में भेजा गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। हमारी तरफ से हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसओजी और जो अन्य थाने की जो फोर्स है वो लगाई गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा चेक कराया जा रहा है इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी कुछ पता चला है, जो मृतक हैं इनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं। लगभग इनके खिलाफ 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2019 में भी हैं, 21 में भी है, 23 में भी है और 24 में भी है। तो बाकी इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं वो जानकारी पूरी की जा रही है। हमारी टीम्स लगी हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी चंदौली ने बताया कि मुट्टन के घर वालों ने जिस राजन सिंह को मारा था, उसके भाई गोपाल सिंह समेत 6 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमला करने वालों की तलाश की जा रही है। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा। पोस्टमार्टम हाउस पर लगा सपा नेताओं का जमावड़ा। मुट्टन का परिवार अपने गांव में काफी राजनीतिक रसूख है। पिछले 30 सालों से उसके परिवार के लोग ग्राम प्रधान रहे हैं। ऐसे में सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशोर यादव, विधायक प्रभु नारायण यादव, पूर्व विधायक मनोज सिंह समेत तमाम नेताओं का जमावड़ा लग गया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई। समाजवादी पार्टी के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल अब पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बदमाश आते हैं और इलाके में एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको अब तक पकड़ भी नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ज्वेलरी शोरूम में लूट की वारदात। लूट करने वाले की उम्र 20 से 22 साल। ज्वेलरी शोरूम की रेकी के बाद हुई वारदात। लूटपाट कर सराफ की गोली मारकर हत्या। आगरा में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने पुलिस के साथ हर किसी के होश फाख्ते कर दिए। ये वारदात नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दी।
इतना ही नहीं, जिस उम्र में लोग पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने की सोच रखते हैं, उसी उम्र में इन दोनों नकाबपोश बदमाशों ने गुनाह के सागर में डुबकी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ आए थे बदमाश, शोरूम खुलने का कर रहे थे इंतजार। बदमाशों ने पहले शोरूम की कर रखी थी रेकी। उन्हें पता था कि कर्मचारी अकेली है। शोरूम में घुसते ही मालिक के बारे में पूछा। आगरा के श्री बालाजी ज्वेलर्स में लूट और सर्राफ की हत्या करने वाले बदमाश पूरी तैयारी से आए थे। बदमाशों ने पहले शोरूम में रेकी कर रखी थी, वो शोरूम खुलने का इंतजार कर रहे। उन्हें पता था कि महिला कर्मचारी अकेली होगी, इसीलिए शोरूम में घुसते ही मालिक के बारे में पूछा। इसके बाद पिस्टल निकालकर तान हथियार के बल पर लूटपाट शुरू कर दी। जब बदमाश ज्वेलरी लूट कर जा रहे थे तो इसी बीच शोरूम मालिक विनय चौराहे पर आ गए और बदमाशों का विरोध शुरू कर दिया। लेकिन बदमाशों ने विनय के सीने में गोली मार दी और विनय की मौत हो गई। गोली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस का मानना है कि बदमाशों ने पहले से ही शोरूम की रेकी कर रखी। दोनों बदमाश शास्त्रीपुरम की तरफ से आए थे। वारदात के बाद दहतोरा होते हुए शास्त्रीपुरम की तरफ निकल गए। वहीं पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि बदमाश जेसीबी चौराहे तक जाते नजर आए। चौराहे पर मैदान है, यहाँ से कहीं भी कोई जा सकता है और यहीं से बदमाश जौपुरा और सुनारी की तरफ भाग गए। देखिए, अभी 12 बजे के आसपास करगिल चौराहे के पास एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली थी। इस पर व्यक्ति को तत्काल हॉस्पिटल लेके जाया गया है। अभी उसका इलाज चल रहा है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, पर टीमें यहाँ पे हमने लगा दी हैं। अलग अलग एसओजी सर्विलांस की टीम लगी है। घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उनका हुलिया हमें पता है, उनकी चेकिंग अभियान भी चला दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द हमारी टीम जो है उनको पकड़ लेगी। सर, क्या लूट के प्रयास के दौरान पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद है, उसको अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। उसको चेक करके सारे घटनाक्रम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, वो सीसीटीवी कैमरे में चेक करके हम बता पाएंगे कि एग्जैक्ट घटनाक्रम क्या हुई है। यहाँ दुकानों में भी कैमरे लगे हुए हैं आसपास में, उन सब कैमरों को भी चेक किया जा रहा है। पुलिस ने देखे स्मार्ट कैमरे। पुलिस ने वारदात के बाद करगिल चौराहे पर दुकानों और स्मार्ट सिटी के कैमरे को देखा। बदमाशों की लोकेशन देखी। कैमरे में दिखा कि बदमाश दुकान खोलने के पहले ही वहां पर आ गए। वो काले रंग की बाइक पर थे। बाइक को कॉम्प्लेक्स के पास खड़ा कर दिया और शोरूम के पास पहुंच गए। वारदात के बाद बदमाश ने बाइक को बदौला की तरफ दौड़ाया और चौराहे की तरफ निकल गए। सिकंदरा इलाके में वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। आज दिन दहाड़े एक ज्वेलर के यहाँ बदमाशों ने धावा बोल दिया और लूटपाट के बाद उस ज्वेलर को मौत के घाट भी उतार दिया गया। पूरा मामला जो कारगिल पेट्रोल पंप उसके पास बालाजी ज्वेलर्स का है, जहां दो नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर पहुंचते हैं, लूटपाट का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो उसके मालिक है विनय चौधरी, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाश उन्होंने गोली मार दी और वो उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से पुलिस लगातार वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने में जुटी हुई है। कई टीम लगी हुई है इन बदमाशों की धरपकड़ को, लेकिन अभी बदमाश पुलिस से कोसों दूर जा चुके हैं। जिस प्रकार से दिन दहाड़े ये वारदात हुई है तो कहीं ना कहीं ये बदमाश पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। फिलहाल पुलिस ने इस वारदात के बाद तकरीबन 200 से अधिक कैमरों को चेक किया। इसमें चेहरे साफ हो गए, हालांकि बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, पुलिस हाल में जेल से छूटकर आए बदमाशों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि बदमाशों की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल ही है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के नाक के नीचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक सर्राफ को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस हाथ मलती रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आतंकी हमले को 10 दिन बीते, कहां छिपे पहलगाम के दोषी? जांच एजेंसियां सुराग तलाशने में जुटी। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में सघन तलाशी चली। जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कार्रवाई चली। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है। कई संदिग्धों के घर उड़ा दिए। जांच एजेंसियां सुराग तलाशने में जुटी हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार आतंकी कहां छिपे। इसी बीच यूपी में एक शख्स के कई पासपोर्ट बनवाने के मामले ने खलबली मचा दी।
मामले की जानकारी होते ही जांच एजेंसियां और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। देश की सुरक्षा एजेंसियों को धता बताने वाला आरिफ बहुत बड़ा शातिर निकला। उसने एक नहीं बल्कि 3 पासपोर्ट बनवाए और उसके बाद चौथे की जब अप्लाई की तो वो उसमें फंस गया। मामला बहुत ख़तरनाक था। कहीं आतंकी कनेक्शन तो नहीं। गुप्तचर संस्थाओं ने इसमें छानबीन की और पाया कि उसने अलग अलग तरीक़ों से वो पासपोर्ट बनवाने के बाद और उसमें अलग देशों की यात्राएं की। कहीं इसका आतंकी कनेक्शन तो नहीं, कहीं इसमें आतंकियों को पासपोर्ट उपलब्ध कराने के बाद उनको देश से भगाने का मामला तो नहीं। यही सब जांचने के लिए जो गुप्तचर विभाग है, ख़ास तौर से पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने इसमें छानबीन शुरू की और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र को लिखा कि इसमें पुलिस ने जो क्लियरेशन दिया है वो गलत दिया है, इसमें जांच की जाए। जांच जब की गई तो चौथा पासपोर्ट बनते पाया गया और पुलिस रामपुर की तरफ से उसमें रिपोर्ट लगाई गई थी ओके की। उसके बाद जैसे ही ये मामले की परतें खुली तो आरिफ खान की जो पोल थी वो खुल गई और बहुत में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी जांच चल रही है। 4 पासपोर्ट बनवाने वाला आरिफ खान कहीं आतंकियों के इशारे पर काम तो नहीं कर रहा था, कहीं देश की सुरक्षा को खतरा तो पैदा नहीं कर रहा था, कहीं वो अरब के रियाद में रहकर कोई खेल तो नहीं खेल रहा था। इसी सब का कनेक्शन तलाशने के लिए इस वक्त खुफिया एजेंसी और पुलिस लगी हुई हैं। आला अधिकारी फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ये मामला, इस मामले में क्या कुछ और निकलना बाकी है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आरिफ खान ने हासिल किए 3 पासपोर्ट। ये खेल रामपुर जिले के रहने वाले आरिफ खान ने खेला। प्रशासन की नाक के नीचे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग पासपोर्ट हासिल किए। ये खेल आरिफ ने बहुत ही शातिर तरीके से खेला। पहले तो आरिफ ने अलग अलग नाम, जन्म तिथि और दस्तावेज तैयार कराए, फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर लाकर पासपोर्ट हासिल किए। लेकिन आरिफ का भांडाफोड़ तब हो गया जब आरिफ ने चौथे पासपोर्ट के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली में नए सिरे से आवेदन किया। नए पासपोर्ट के आवेदन पत्र से खुला राज। जैसे ही आरिफ ने चौथे पासपोर्ट के लिए आवेदन किया तो उन कागजात में आरिफ की उम्र में 16 साल का अंतर दिखा। फिर जांच एजेंसियों का माथा ठनक गया और जांच कराई गई, लेकिन इस बार उसका गोरख धंधा विभाग की नजरों से बच नहीं सका तो उसका भांडा फूट गया। पासपोर्ट विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वाले आरिफ रामपुरी के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां उसकी तलाश में जुट गई। इतना ही नहीं, आशंका ये भी जताई जा रही है कि शातिर आरिफ के आतंकी कनेक्शन तो नहीं, अब पूरे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। देखिए, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बरेली सर के माध्यम से एक लेटर प्राप्त हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि आलिम नाम के एक व्यक्ति ने अपने भाई का नाम रखते हुए और ID लगा करके, फ़ोटो अपनी लगा करके पासपोर्ट जारी करा लिया और इस पासपोर्ट पे ट्रैवल भी किया गया और इसके साथ ही साथ रिन्यूअल्स भी होते रहे। बाद में कतिपय तथ्यों के प्रकाश में आने पर इसमें जांच की गई तो जांच में ये तथ्य सामने आए। इन बिटवीन जो आलिम नाम का व्यक्ति था उसने दोबारा पासपोर्ट बनवाया जिसमें अपना नाम और ID रखी। इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जब हुई तो सारे तथ्य सामने आए। इन तथ्यों के आधार पर थाना भोट पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं और कौन कौन से लोग और भी इसमें शामिल थे उन विषय पर भी विस्तृत जांच और विवेचना की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जिस तरह से आरोपी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके, क्या उसकी कोई गिरफ्तारी या उसको गिरफ्तार करने का कोई प्रोविज़न है इसमें FIR में? साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही है। साक्ष्य में जो भी धाराएं अभी बढ़ भी सकती हैं कि कौन कौन से कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, जो अभिलेख लगाए गए हैं वो किस तरह के अभिलेख हैं, किस त्रुटिपूर्ण ढंग से ये अभिलेख तैयार किए गए हैं और क्या क्या उसके साथ किया गया, इन सारे बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर धाराओं में परिवर्तन भी संभव है और उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये चौथा जो पासपोर्ट बन रहा था वो भी उसी शख्स का बन रहा था जिसने पहले 3 बनवाए? जी, आलिम नाम के व्यक्ति ने ही पासपोर्ट बनवाया। इसके पहले एक बार बना था, उसके बाद फिर रिन्यूअल्स हुए हैं और इस बार भी पासपोर्ट वही बनवा रहा था। पासपोर्ट जारी भी हो गया था लेकिन ये तथ्य प्रकाश में आया और उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आरिफ अलग है और आलिम अलग? जी, दोनों लोग अलग अलग हैं। तो आरिफ बना पहले आलिम
फिर आलिम बना खुद? आलिम ने फोटोग्राफ्स अपने लगाए और पेपर्स जो हैं वो अपने भाई जो आरिफ है उसके लगाए। इस तरह से करके और पासपोर्ट जारी कराया गया था और रिन्यूअल्स भी कराया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार रामपुर में थाना भौट क्षेत्र के ग्राम तालाबपुर के रहने वाले आरिफ खान ने अपने दस्तावेजों से पहला पासपोर्ट साल 2011 में बनवाया। 10 साल बाद उसने 2021 में पासपोर्ट का रिन्यूअल भी करा लिया था। इसके बाद उसने जालसाजी करते हुए आलिम नाम से नए दस्तावेज पेश कर पासपोर्ट कार्यालय बरेली से आलिम नाम से तीसरा पासपोर्ट बनवाने में सफलता हासिल की। पहली बार में बने पासपोर्ट में उसकी जन्म तिथि 15 जनवरी दर्शाई गई थी, तो आलिम नाम से पासपोर्ट बनवाने को उसने अपनी जन्म तिथि की तारीख 15 मार्च 1999 दिखाई। चौंका देने वाली बात यह है कि दूसरी जन्म तिथि और बदले हुए आलिम नाम से भी आरिफ का तीसरा पासपोर्ट जारी कर दिया गया था। आरिफ को लगी कार्रवाई की भनक, हुआ भूमिगत। वहीं जैसे ही आरिफ को इस बात की भनक लगी कि प्रशासन की तरफ से इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, तो गायब हो गया। पुलिस के साथ जांच एजेंसियां भी आरिफ की तलाश कर रही हैं। अफसरों ने आशंका जताई कि कई पासपोर्ट बनवाने वाले आरिफ के आतंकी कनेक्शन भी हो सकते हैं। इसे देखते हुए कई पहलुओं पर जांच शुरू की गई। वहीं इस पूरे खेल में पासपोर्ट विभाग की लापरवाही भी सामने आई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि एक व्यक्ति के 3 बार पासपोर्ट जारी करना देश के लिए घातक साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि अपने कई पासपोर्ट बनवाने वाले आरिफ ने कहीं देश में विध्वंस फैलाने वाले आतंकियों के पासपोर्ट बनवाकर उन्हें देश से बाहर तो नहीं भिजवाए। ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश दुनिया की उस तमाम खबरों के साथ हमारी टीम आपको समय समय पर हर अपडेट के साथ आपके सामने आती रहेगी। हमारा वादा है पल पल की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। विश्वसनीयता के साथ खबरों के तथ्यों और सटीक जानकारी के साथ हम उपलब्ध होते रहेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।